नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। और तमाम दर्शकों को नमस्कार। और उत्तर प्रदेश की धरती शिव जी बड़ी गजब की धरती है। उत्तर प्रदेश की धरती ने इस देश को कई प्रधानमंत्री दिए, लेकिन उत्तर प्रदेश की धरती ने इस देश के कई नेताओं का करियर ऐसा चौपट किया जो कभी उठ नहीं पाए। लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। बहुत कम लोगों को एक बात पता होगी, मुझे पता है क्योंकि मैं उस जन्मदिन की पार्टी में था जहां से समाजवादी पार्टी का बवाल शुरू हुआ था। एक एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट था शिव जी। उसमें एक मीडिया समूह के मालिक अमर सिंह, शिवपाल सिंह यादव, मुलायम सिंह, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके सेक्रेटरी, इन सब लोगों की गोलबंदी थी। और उस एक्सप्रेसवे ने ऐसा रायता फैला दिया कि समाजवादी पार्टी टूटने के कगार पर आ गई। मुलायम सिंह यादव का परिवार बिखर गया। और मुलायम सिंह जैसा नेता जो है वो अपने परिवार को बचा नहीं पाया, संभाल नहीं पाए, और सत्ता तो चली गई। आज वही एक एक्सप्रेसवे दूसरा आ गया। बहुत कम लोगों को पता होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है उसको बनाया किसने, पता है? उनके करीबी मित्र अरबपति कारोबारी धन्ना सेठ गौतम अडानी साहब की कंपनी। तो क्या ये एक्सप्रेसवे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदाई करने वाला एक्सप्रेसवे बन जाएगा? राजनीति बड़ी गजब है। सड़क कई बार नेताओं का करियर तबाह करके रख देती है, ये आप समझिए। उसी तरह के हालात हो गए हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव अभी क्या क्या जारी है, कहां कहां जारी, पश्चिम बंगाल में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे उस पर। लेकिन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का नतीजा 4 मई को आएगा। और सवाल उठने लगा है कि 4 मई को क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे देंगे? इस बीच शिव जी, दर्शकों को बता दूं, इस देश के एक महत्वपूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात का समय मांग लिया है। और किस दिन मांगा है? 4 मई को नतीजा आ रहा है, उसके अगले दिन 5 मई को। एक बड़ी स्टोरी लेकर हम अपने दर्शकों के सामने आए हैं, एक एक करके तथ्यों को रखेंगे। लेकिन चूंकि पश्चिम बंगाल में गजब लड़ाई चल रही है, तो पहले शिवजी से कहूंगा कि थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जानकारी दे कि आखिर पश्चिम बंगाल में ये पुनर्मतदान की नौबत क्यों आ रही है और ज्ञानेश कुमार के हाथ पांव क्यों फूल गए। संतोष जी, बीजेपी 14 के बाद पहली बार ईवीएम से डर गई है। 14 से 26 तक के सफर में वो ईवीएम से नहीं डरी, लेकिन इस बार वो ईवीएम से डर गई। अभी चंद दिन पहले चुनाव हुआ, उसमें भी नहीं डरी। पीठ ठोकी, उन्होंने कहा मैंने तो निर्विवादित चुनाव करा दिया। लेकिन इस बार ईवीएम से डर गई है। और अब कह रहे हैं बंगाल के निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल जी, कि जहां जहां शिकायतें आएंगी वहां वहां हम पुनर्मतदान रिपोल कराएंगे। और अगर इसके बाद अगर किसी विधानसभा में बड़ी तादाद में ये शिकायतें आई तो पूरे विधानसभा क्षेत्र में हम पुनर्मतदान कराएंगे। मैं तो ये कह रहा हूं कि भैया ले लो सब जगह रिपोर्ट, सभी बंगाल में पुनर्मतदान करा दो। जो 27 लाख मतदाता अपने मतदान के अधिकार से छूटे हैं, कहीं काश ये 100% भी हो जाए। 92-93%, 94 तक तो जाना ही चाहिए आज। लेकिन सवाल यह है कि 4 मई को इस्तीफे की चर्चा शुरू हो चुकी है। 5 मई को एक मुख्यमंत्री मिलने जा रहे हैं द्रौपदी मुर्मू से। आज उस राज्य में एक बड़ी बैठक हुई, विधायकों में आपाधापी थी। विधायक, ब्लॉक लेवल के सभी पदाधिकारी इकट्ठे किए गए थे, एकत्रित किए गए थे। आखिर कौन था जो उस पार्टी के संगठन महामंत्री को भी अपने संयोजक से नहीं मिलने दे रहा था, अपने नेता से नहीं मिलने दे रहा था? इस पूरे प्रकरण में बड़ी झोलझाल है। इधर राजनाथ सिंह दूसरे देश की धरती पर कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, आतंकवाद का कोई देश नहीं होता है। अब तक तो हमें तो यही पढ़ा गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि आतंकवाद मुस्लिम धर्म करता है, आतंकवादी मुस्लिम होते हैं, आतंकवादी की जननी पाकिस्तान, हमने तो यही सुना अब तक। लेकिन हम जैसे सेकुलर लोग जो सामाजिक दायरे को थोड़ा सा टूटने से बचाने का प्रयास करते हैं, तो हम लोग तो यही कहते थे कि आपराधिक प्रक्रिया के लोगों की कोई जाति नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है, अपराधी अपराधी होता है। तो अपराधी को जितनी सख्त सजा मिले वो कम होती है। लेकिन यहाँ तो क्या है भाई, राजनीति में अपराधीकरण क्या हुआ? सभी एक ही मंडली के नेता नजर आ रहे हैं। और 2014 से जो हॉर्स ट्रेडिंग हुई, मध्य प्रदेश की सरकार गिरी, महाराष्ट्र की सरकार गिरी, अरुणाचल का मुख्यमंत्री पूरे विधायकों को ही लेकर बीजेपी में सम्मिलित हो गए।
कितनी मजम्मत हुई थी जब एक बार हरियाणा के मुख्यमंत्री भजनलाल कांग्रेस में अपने सभी विधायकों को लेकर सम्मिलित हुए, कितनी बुराई हुई, कितनी, और उसके बाद दल बदल कानून लागू हुआ। अब कोई कुछ मतलब नहीं, अब तो विधानसभा अध्यक्ष में बहुत बढ़िया रास्ता, जितने हटे हैं उनका इस्तीफा करा दो, उस राज्य में सरकार होती है, विधानसभा अध्यक्ष जिसकी चाहे उसकी सदस्यता ले ले, जिसकी नहीं चाहे तो पूरे 5 साल ना ले। बड़ा बढ़िया गेम है। चाहो तो तभी चुनाव आयोग और भेज देते हैं, अब तो नया कल्चर शुरू हो गया है, तो पता लगता है जिसके पास विधायक है उसी के पास सब चले जाते हैं, क्योंकि चुनाव चिन्ह उसे मिल जाता है, उस चुनाव चिन्ह पे जो चुना है उसकी सदस्यता चली जाएगी, तो सारे विधायक उधर ही चले जाते हैं। हुआ यही महाराष्ट्र में, अब यही होना है एक और राज्य में, तो देखना है कैसे होगा, क्या है पूरा मामला संतोष जी। देखिए सर जी, एक नेचुरल जस्टिस, न्याय का एक प्राकृतिक सिद्धांत होता है कि अगर कोई एक पक्ष आपके पास गया तो आप दूसरे पक्ष को भी सुनेंगे। अभी हमने देखा इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्या हुआ, राहुल गांधी की सदस्यता जज साहब ने तुरंत ही जारी कर दिया कि एफआईआर दर्ज कर लो, रायबरेली पुलिस एफआईआर दर्ज करे, सीबीआई को जांच दे। अगले दिन उनको समझ में आ गया कि क्या कर दिया मैंने, तो उन्होंने उसको वापस ले लिया, अगली तारीख रखी, वो तमाम चीजें बाद में आरोप लगाया गया। हालांकि बीजेपी के कर्नाटक वाले उस नेता का सारा कच्चा चिट्ठा खुलकर सामने आ गया। तो न्याय का तकाजा होता है कि आप सभी पक्षों को सुनिए। अब आप यहाँ पे देखिए कि क्या चल रहा है, आप इन राज्यों की बातों को समझिए, इनके गणित को समझिए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं, चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं कर रहा है, बीजेपी ने शिकायत कर दी, चुनाव आयोग कह रहा है कि पुनर्मतदान करेंगे। पश्चिम बंगाल के नेता लगातार कह रहे हैं, लगातार बार बार कह रहे हैं, आप कुछ करने को तैयार नहीं हो रहे। पंजाब में आपने आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों को तोड़ लिया, वो कह रहे हैं कि विलय करवा दिया। आम आदमी पार्टी संसदीय दल का विलय कर दिया। अब सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी तो अभी भी अस्तित्व में है शिव जी, आम आदमी पार्टी तो खत्म नहीं हुई है। तो अगर उनके संसदीय दल का विलय हो गया है तो भैया वो नई पार्टी कब बनाई, नया गुट कब बनाया, कब उन्होंने चिट्ठी लिखी राज्यसभा सभापति को, फिर 3 ही लोग क्यों पहुंचे शपथ ले बीजेपी में शामिल होने के लिए, चौथी स्वाति मालीवाल दिल्ली बीजेपी पहुंच गई, बाकी 3 अभी तक कहाँ गायब है पता नहीं। इसमें आम आदमी पार्टी ने एक चिट्ठी दी संजय सिंह ने कि भैया इन सबको वो किया जाए कि राज्यसभा सदस्यता छीन ली जाए। कोई जवाब नहीं आया राज्यसभा सचिवालय का। उस बीच में राज्यसभा सचिवालय ने इनके बीजेपी में मर्जर को मंजूरी दे दी, उपराष्ट्रपति ने, राधाकृष्णन साहब ने, और इनको राज्यसभा के रिकॉर्ड में बीजेपी का सांसद भी बता दिया गया। फिर संजय सिंह ने चिट्ठी लिखी कि हमें बताइए कि इन लोगों ने कब आपको चिट्ठी लिखी, कब ये अलग गुट बने, उसमें कौन कौन शामिल थे, और कब इन्होंने जो है वो इनका कागज दिया कि हम बीजेपी में विलय करना चाहते हैं। अच्छा, एक बात और बता दूं मैं दर्शकों को, क्योंकि मैंने पार्लियामेंट कवर किया है शिव जी लंबे समय तक, दर्शकों को पता नहीं होगा। अगर एक सांसद भी इस्तीफा देता है ना शिव जी, एक सांसद, तो सभापति या स्पीकर उनको बुलाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई ये इस्तीफा आप ही ने दिया है, ये सिग्नेचर आप ही ने किया है, उसके बाद वो उनका इस्तीफा मंजूर करते हैं। ये ताकि सांसद चूंकि लोकतंत्र के मंदिर में शामिल होते हैं तो उन पे कोई प्रेशर ना डाल सके, कोई धमका ना सके, जबरदस्ती इस्तीफा ना लिखवा सके, इसलिए उन यहाँ 7 सांसदों की चिट्ठी का आप दावा कर रहे हैं, 3+1 सांसद नजर आए हैं, बाकी 3 कहाँ गायब है? बाकी 3 कहाँ गायब है? हरभजन सिंह कहाँ गायब है? बाकी 2 व्यापारी कहाँ गायब है? वो आईपीएल की कमेंटेटरी कर रहे हैं, वो राधाकृष्णन से मिलकर उन्होंने कहा कि हाँ इस कागज पे मेरे ओरिजिनल्स आएंगे। क्या उपराष्ट्रपति साहब ने उनको बुला के पूछा? तमाम नियम कायदे कानून की एक तरह से धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, और इसमें आम आदमी पार्टी थोड़ा सा आगे बढ़ गई है। और इस बीच 4 मई का नतीजा आप ये देखिए, बीजेपी के अंदर क्या बवाल मचा हुआ है। मुरली मनोहर जोशी का सामने आना, उसके बाद आप समझ लीजिए कि राजनाथ सिंह का जर्मनी में बयान देना, फिर राम माधव का अमेरिका में बयान देना, फिर मोहन भागवत का नागपुर में बयान देना, दत्ता तेरे होश बोले का अमेरिका की धरती पर होना, इन तमाम चीजों को आप जोड़ेंगे और फिर नया बयान राजनाथ सिंह का आ गया, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि बीजेपी के अंदर भी खलबली मची हुई है। और एक एक बात तार जोड़िएगा, बीजेपी के नेताओं की बयानबाजी, आरएसएस के मुखिया के बयानबाजी, और अब उस चीज को पकड़ के तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी की पार्टी के नेता जो हैं वो सीधे सीधे कह रहे हैं, वो सीधे सीधे चैलेंज दे रहे हैं कि भैया पश्चिम बंगाल में 294 सीटों पर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहा है, ये मोदी साहब ने कहा था। तो वो कह रहे हैं कि अगर 4 मई को नतीजा आ जाए, आप हार जाओगे, तो क्या आप प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दोगे? बीजेपी के नेता भी यही पूछ रहे हैं अंदर खाने से, क्योंकि बयानों के जरिए संघ में भी यही कुलबुलाहट है। और इस बीच ये आम आदमी पार्टी का जो मामला है वो बड़ा भारी पड़ने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी पे। अरविंद केजरीवाल में बहुत सारी बुराइयां हैं शिव जी,
मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं आम आदमी पार्टी आपने ने अनाउंस किया था पीछे जो है वो बंगाल की सभी 294 सीट्स पर आप ही कैंडिडेट है। बड़ी बड़ी बात छोड़िए, ये चैलेंज स्वीकार कीजिए। 4 मई को जब ममता बनर्जी और टीएमसी बंगाल जीतेंगे, प्रधानमंत्री पद से रेजिग्नेशन दीजिए। है दम? ये डेरेक ओब्रायन है और राज्यसभा में बहुत ही सक्रिय रहते हैं सांसद। और तृणमूल कांग्रेस में एक बड़ी चर्चा अब छिड़ रही है कि ममता बनर्जी अब ये सोच रही है कि इस बार विधानसभा का स्पीकर किसको बनाया जाए, क्योंकि मोदी साहब कुछ और प्लानिंग कर सकते हैं, शाह साहब कुछ और प्लानिंग कर सकते हैं। दम नहीं है शिव जी, पहली बात तो मैं बता दूं। पूरी की पूरी भाजपा वेट कर रही है कि इस्तीफा दे दे, पूरा का पूरा संघ वेट कर रहा है कि इस्तीफा दे दे, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री ये इंतजार कर रहे हैं कि इस्तीफा दे दे, कई बड़े दिग्गज नेता ये इंतजार कर रहे हैं कि इस्तीफा दे दे, दूसरा प्रधानमंत्री बनेगा तो हमें भी मंत्री बनने का मौका मिलेगा। और इस बीच आम आदमी पार्टी वाला मामला कितना मुश्किल होता जा रहा है। एक सवाल उठ रहा है, लोग कहते हैं ना कि क्या मतदाताओं को अपने नेताओं को वापस बुलाने का अधिकार मिलना चाहिए, उसमें बहुत सारी क्रिटिकल चीजें हैं। लेकिन क्या विधायकों को राज्यसभा सांसदों को वापस बुलाने का अधिकार मिलना चाहिए? ये जो सांसद गए हैं राज्यसभा में, 6 जिसमें से पंजाब में है, ये पंजाब के विधायकों ने चुना था, ये कोई जनता से चुनकर नहीं आए थे। तो जाहिर सी बात है कि पार्टी को के साथ उन्होंने धोखा किया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ये ऐलान कर दिया है कि वो 5 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और इन राज्यसभा सांसदों के गलत रवैये को लेकर वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने तमाम पक्षों को रखेंगे। भगवंत मान ने कहा ये जो पूरा घटनाक्रम है ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। चुने हुए विधायकों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का इस तरह से दूसरी पार्टी में मिल जाना जनता के विश्वास के साथ धोखा है, या सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सीधा हमला है। और इसने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि विधायक जिनको चुनकर भेजते हैं, अगर उनको पार्टी बदलने का मन हो रहा है, पार्टी में घुटन हो रही है, तो भाई इस्तीफा दे दे। वो इस्तीफा देके राज्यसभा से इस्तीफा देते, भारतीय जनता पार्टी को कहते कि आपको हम योग्य लग रहे हैं तो हमें अपने टिकट से कहीं से राज्यसभा का चुनाव जितवा के हमें लिया और राज्यसभा में। ऐसा उन्होंने किया नहीं। 4 मई को 5 चुनावी राज्यों का नतीजा, 5 मई को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलना। और एक बात मैं साफ बता दूं, अगर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इनसे मिल लेती अगर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इनसे मिल लेती है तो समझिए मोदी की विदाई का खेला जो है शिव जी, वो एक स्टेप और आगे बढ़ गया है। और अब संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग भी कहीं ना कहीं बीजेपी नेताओं की इस बात से सहमत है कि प्रधानमंत्री को जाना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर सहमति से, अगर स्वेच्छा से नरेंद्र मोदी विदा होंगे तो शायद राष्ट्रपति की कुर्सी उनको मिल जाएगी, लेकिन अगर वो अड़ने और लड़ने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि फिर प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा उनका राजनीति से परमानेंट रिटायरमेंट का ही पर्याय बनकर रह जाएगा। अब संतोष जी, सवाल यह है कि जो मौजूदा परिस्थितियां हैं वो बड़ी अजीबोगरीब हो गई, चाहे हाल पंजाब का हो या बंगाल का हो। बीजेपी विरोधी दलों पर एक तरीके का शिकंजा कसती नजर आ रही है कि या तो हमारे साथ आ जाओ, जैसे अभी आपने बीच में चर्चा चली कि झारखंड में हेमंत सोरेन भी बीजेपी के साथ जा रहे हैं, फिर बीच में चर्चा चली कि फारूक अब्दुल्ला का भी संपर्क प्रधानमंत्री जी से हुआ है, कुछ नया हो सकता है। आखिर ये सब चीजें जो हो रही हैं वो क्यों इतना विपक्ष पे, या 10-5 राज्यों में विपक्ष की सरकार बनी रहेगी तो क्या बुरा है? ये तो तभी चलेगा जब पक्ष विपक्ष होगा। आखिर प्रधानमंत्री 76वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं, कब तक शासन चलाना चाहते हैं? क्या अजन अजय रहकर ही विदा लेंगे? देखिए, बड़ी दिलचस्प चीजें आप समझिए कि कहां रह गए हैं। प्रधानमंत्री कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। 2001 में ऐसा कुर्सी से चिपके कि वहां से 14 तक मुख्यमंत्री रहे, यहाँ पे आए, यहाँ भी प्रधानमंत्री बने, कुर्सी छोड़ने के लिए वो तैयार नजर नहीं आ रहे। इस बीच प्रेशर, दबाव जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और बंगाल को लेकर तो देखिए, आज तो हद कर दी उन्होंने, बनारस की धरती से बंगाल के चुनावी मिजाज को, बंगाल के मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे थे। वोटिंग अभी जारी है और बीजेपी के इकोसिस्टम पत्रकारों से उन्होंने ट्वीट करवाना शुरू कर दिया है
कि 191 सीटें बीजेपी जीत रही है, कोई कह रहा है 194 सीटें जीत रही हैं, 190 प्लस जीत रही है। अभी तो चुनाव आयोग, अभी तो कायदे से एग्जिट पोल भी नहीं आना चाहिए। ये इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और सभी अगर बड़े बड़े तथाकथित पत्रकार जो है शिव जी, अगर एक ही भाषा में अगर पोस्ट करने लग जाए तो समझ लीजिए कि पोस्ट आता एक ही जगह से, उसको थोड़ा सा हेर फेर करके उसको लिखा जाता है। और यहाँ पे यहीं पे सवाल उठता है कि क्या बीजेपी, और बीजेपी नहीं, अब मोदी साहब क्यों परेशान है बंगाल के लिए? क्योंकि बंगाल की हार उनके प्रधानमंत्री के कुर्सी के चारों पायों को हिला देगा। और एक आम आदमी की बात, कई बार हम लोग आम आदमी की बात भी करते हैं अपने ज्यादातर स्टोरी में, ये सरकार कैसे काम करती है जरा समझ लीजिए। जहां स्मार्ट का नाम लगा दिया वो समझिए कि बंटाधार हो गए। अभी यूपी वाले स्मार्ट मीटर से परेशान है, फिर स्मार्ट सिटी आ गई, पता नहीं कितनी स्मार्ट सिटी बनी, मोदी जी तो भूल ही गए, तो वो उन्होंने बंटाधार किया। आधार कार्ड का एक और बड़ा गजब आदेश आ गया है, जो उनकी जो अथॉरिटी है, आधार कार्ड में जब वो जन्म तिथि भरी जाती है ना शिव जी, तो उसमें डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट मांगते हैं, कई सारी चीजें वो मांगते हैं, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मांगते हैं, या जैसे मैंने खुद अपने बच्चों का किया तो जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है नगर निगम से जारी वो मांगते हैं, या कोई और बड़े लेवल पे चले जाओ उनका मान लीजिए नहीं है तो उनका 10th का सर्टिफिकेट मांगते हैं, वो डेट ऑफ बर्थ के रूप में काम आ जाएगा। या और भी कई चीजें वो मांगते हैं। और उसके बाद आधार कार्ड में वो जन्म तिथि दर्ज करते हैं। और अब आधार कार्ड ने कह दिया है कि आधार कार्ड जो है जन्म तिथि का प्रमाण नहीं है, तो आधार कार्ड को लेके चाटेंगे क्या हम? चुनाव आयोग आधार कार्ड को मानने को तैयार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का डंडा चलता है तब बात आती है। आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है, आधार कार्ड जन्मतिथि का प्रमाण नहीं है, आधार कार्ड कई मामलों में अंतिम प्रमाण पते का, एड्रेस का अंतिम प्रूफ नहीं है, आधार कार्ड कई मामलों में डोमिसाइल का प्रमाण नहीं है। तो ये आधार कार्ड की जो बड़ा सा अथॉरिटी कालीबारी मार्ग पे जो बड़ा सा ऑफिस बना रखा है, और ये प्रगति मैदान जो मेट्रो स्टेशन है, सुप्रीम कोर्ट नाम आ गया, वहां बड़ा सा कार्यालय बना रखा है, देश के कई राज्यों में बड़ा बड़ा सा कार्यालय बना रखा है, इनको तनख्वाह क्या क्यों दे रहे हैं? ये कौन सी लूट मार है? ये भी सवाल जनता लोग पूछ रही है कि भैया जब तुम्हारा कार्ड कोई वैल्यू नहीं है, किसी चीज में मानना ही नहीं है, तो काहे तनख्वाह ले रहे हो? चेयरमैन बना हुआ है, मेंबर बने हुए हैं, स्टाफ बना हुआ है, करोड़ों रुपए का फंड आप पे खर्च हो रहा है, जनता को आप परेशान कर रहे हो, लोग परेशान होते चले जाते हैं। यहाँ तो फिर भी ठीक है। अभी कल मेरी गांव में कहीं से बात हो रही थी, हमारा जो गांव का आधार कार्ड का जो सेंटर है वो जिला मुख्यालय में है। वो तो शुक्र है कि हमारे गांव से जिला मुख्यालय की दूरी जो है वो 8 किलोमीटर है, लेकिन उसी जिले का जो अंतिम छोर पड़ता है शिव जी, वो तकरीबन 60 किलोमीटर दूर पड़ता है। 60 किलोमीटर से कोई आधार कार्ड ठीक करवाने जा रहा है, उसमें अगर कुछ नाम स्पेलिंग सरनेम कुछ गलत है, और आधार कार्ड कहता है कि नहीं जी, ना नागरिकता का प्रमाण है, ना जन्मतिथि का प्रमाण है, ना पते का प्रमाण है, ना डोमिसाइल का प्रमाण है, तो फिर आधार कार्ड क्यों? ये मोदी साहब ने इस देश की जनता को दे दिया है। सब कुछ अंधेर खाने में है, सब कुछ बिल्कुल अंधेरे में है। मोदी साहब क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते, समझ में नहीं आ रहा, और सब कुछ पूरा अंधेरे में डूबा हुआ है। और अब तो भाजपाई भी परेशान हो गए हैं, अंधभक्त भी परेशान हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात है, अब हमें इंतजार करना चाहिए, चुनाव खत्म हो, क्या महंगाई बढ़ेगी, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, आखिर क्या होने वाला है, सबको इस बात का इंतजार है। आज दोपहर में भी खबर आई थी, सरकार ने कहा फर्जी खबर है। मैं भी मानता हूं कि ये खबर सच नहीं होना चाहिए। भगवान के लिए सरकार से अनुरोध करूंगा कि आप पेट्रोल डीजल और गैस की कीमतें मत बढ़ाइए, हाहाकार मच जाएगा इस देश में। लेकिन फिर भी मुझे मोदी के दावों वादों, हरदीप सिंह पुरी के पोस्ट, पेट्रोलियम मंत्रालय के बयानों, अधिकारियों के बयानों पर भरोसा नहीं है। 4 मई को नतीजा बताएगा कि मोदी कब तक प्रधानमंत्री रहेंगे। और 5 मई को भगवंत मान और द्रौपदी मुर्मू का मुलाकात जो है वो एक अलग तरह का राजनीतिक संदेश देता हुआ नजर आएगा। चलिए अब देखते हैं, इंतजार करेंगे कि पंजाब से क्या खबर आती है, बंगाल से क्या खबर आती है। बंगाल की गुस्सा क्या पंजाब की सरकार बदल कर निकाली जाएगी, या पंजाब की गुस्सा अभी बंगाल पे निकाली जा रही है। पोलिंग बूथ पता नहीं कितने रिजेक्ट होंगे, कितने कामयाब होंगे, देखते हैं। फिलहाल तो नजर बना के रखनी पड़ेगी पल पल की दिल्ली की खबरों पर। अभी 4 मई में 5 दिन है, यानी अब से 30 तारीख अब कल है, और उसके बाद 4 यानी 5वें दिन मतगणना होगी। अब कुछ घंटे बचे, अभी तक तो महीना बचा था। उधर आसाम के लोग और पंडुचेरी के और केरल के थक चुके हैं दिन गिनते गिनते। 2 दिन काउंटिंग एजेंट बनाने में निकल जाएंगे, 2 और 3 तारीख।
और कल और परसों वापो रहेगी, क्या होगा बंगाल में, क्या होगा, कितने रिपोल होंगे, क्या होंगे, तो सब पर निगाह बना के रखनी पड़ेगी। देखते हैं, दर्शकों से भी हम ये जानना चाहेंगे आपकी क्या इस पूरे मुद्दे पर राय है, हमें जरूर बताइए। संतोष जी, आपने समय दिया, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार शिव जी।